तो बच्चों, आज हम लोग इस तारीख साथ में खंड क के अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत में शाक थेरेपी के बारे में अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। शाक थेरेपी के संबंध में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि शाक थेरेपी का अर्थ क्या है। शाक थेरेपी से क्या तात्पर्य है? शाक थेरेपी शाक थेरेपी का अर्थ है आघात लगाकर उपचार करना। यानी कि आघात लगाकर उपचार करना, इसका ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन विस्तृत अर्थ में देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि किसी चीज को तुरंत अपनाना। जैसे जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। उस साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना, उसी को कहा गया आघात लगाकर उपचार करना। तो तुरंत मतलब कि ये लागू करने का प्रयास किया गया। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि शाक थेरेपी का मॉडल किसने तैयार किया? तो शाक थेरेपी का मॉडल ये एक आर्थिक मॉडल था। शाक थेरेपी का मॉडल किसने तैयार किया? ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका उत्तर होगा कि शाक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF भी कहा जाता है, IMF। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो शाक थेरेपी का जो आर्थिक मॉडल तैयार किया गया वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि शाक थेरेपी को अपनाया क्यों गया? तो आप लोग जानते हैं कि जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाला था। तो जो साम्यवादी पूर्व सोवियत संघ था और उसके गणराज्यों को एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक की परिवर्तन यात्रा के लिए अपनाई गई थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अधिक व्यापार करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चल करके ही
सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है और तेजी से विकास हो सकता है। इसके मतलब कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो सोवियत संघ था उसको ये लग रहा था कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे तभी हम अपना विकास कर सकते हैं और तेजी से विकास कर सकते हैं। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे, विश्व के अन्य देशों से पिछड़ जाएंगे और हमारा स्तर जो है काफी नीचे चला जाएगा। इस वजह से सोवियत संघ ने ये शॉक थेरेपी के मॉडल को अपनाया था। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि शॉक थेरेपी जो अपनाई गई थी उसमें क्या कदम उठाए गए। तो यानी कि क्या कदम उठाए गए। तो इसका उत्तर होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए तथा पश्चिमी देशों की तरह तेजी से विकास करने के लिए निम्न कदम उठाए गए। अब उसमें जो कदम उठाए गए उसमें कई पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया। राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया, ये पहला पॉइंट है, ये कदम उठाया गया। अब राज्य की संपदा से मतलब जितनी भी वहां की संपदा थी वो राज्य नियंत्रित थी। उन संपदा का निजीकरण यानी कि निजी हाथों में दिया गया। इसके अंतर्गत व्यवसायों को निजी स्वामित्व में दे दिया गया। सामूहिक जो फर्म थे उनको निजी फर्मों में बदल दिया गया। दूसरा जो पॉइंट है कि केवल दो ही विकल्प रखे गए। केवल दो ही विकल्प। दो विकल्प का मतलब कि एक हो जाएगा राज्य नियंत्रित समाजवाद और दूसरा हो जाएगा पूंजीवाद। यानी कि इसमें ये दो विकल्प रखा है कि या तो मैंने कि हम राजनीतिक समाजवाद को अपनाएं या फिर पूंजीवाद को अपनाएं। इन दो विकल्पों के अलावा और कोई विकल्प, तीसरा विकल्प नहीं था। तीसरा पॉइंट है मुक्त
व्यापार को अपनाया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो शार्क थेरेपी प्रक्रिया थी उसमें मुक्त व्यापार पर जोर दिया गया। मुक्त व्यापार का मतलब यह होता है कि कहीं भी कोई रोक टोक ना हो, कहीं भी किसी भी देश में हम अपने सामान को भेज सकते हैं और वहां से मंगा सकते हैं। ऐसा इसलिए अपनाया गया मुक्त व्यापार को क्योंकि उन्हें यह लगा कि मुक्त व्यापार से ही हमारा विकास हो सकता है। अगर हम मुक्त व्यापार को नहीं अपनाएंगे तो हम अन्य देशों से पिछड़ सकते हैं। इसलिए इन्होंने मुक्त व्यापार को अपनाया। चौथा पॉइंट है पूर्व सोवियत गणराज्यों को, जैसे पूर्व सोवियत का मतलब कि जो पहले सोवियत संघ में जो 15 गणराज्य थे उनको आपस में जोड़ने के बजाय पश्चिमी देशों से जोड़ने पर बल दिया गया। यानी जो 15 गणराज्य थे उन पर ध्यान नहीं दिया कि उनको आपस में जोड़ा जाए, बल्कि ये ध्यान दिया गया कि जो पश्चिमी देश हैं उनसे जुड़ा जाए, क्योंकि पश्चिमी देशों से अगर हम जुड़ते हैं तो हमारा विकास हो सकता है। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश, जो पश्चिमी दुनिया थे, पश्चिमी दुनिया का मतलब कि अमेरिका, पश्चिमी दुनिया के जो पूंजीवादी देश थे अब वो नेता की भूमिका में आ गए और उन देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने लगे। यानी कहने का मतलब कि अमेरिका जो था, जो पूंजीवादी देश था, वो अब जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे उनको वो अपने तरफ से नियंत्रित करने लगा। और अब 6वां पॉइंट, नहीं इससे 5 पॉइंट ही ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो शार्क थेरेपी अपनाई गई थी उसके क्या परिणाम हुए। तो आप लोग जानते हैं कि जो रूस के प्रथम जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था बोरिस येल्सिन, यानी सोवियत संघ के बाद जो रूस बना है उसके बाद इनका जो कार्यकाल था शार्क थेरेपी के परिणाम। बोरिस येल्सिन
ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल 1991 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी तक था। ऐसा माना जाता है कि जो रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन थे, उन्हीं को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्टों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी कि उनको ये दोषी माना जाता है कि बोरिस येल्सिन के कारण ही लोगों को ये कष्ट हुआ। तो शॉक थेरेपी के परिणाम में पहला पॉइंट है कि शॉक थेरेपी ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। परिणाम में पहला पॉइंट है कि शॉक थेरेपी ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर। पूरे क्षेत्र का मतलब कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। क्षेत्र को नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। तो ये कैसे तहस नहस कर दिया कि शॉक थेरेपी को जब अपनाया गया तो जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। 90% जो वहां के उद्योग थे उसे निजी हाथों को सौंप दिया गया, बेच दिया गया। और जो बेचा गया वो इतने कम कीमत पे बेचा गया, उसके मूल्य इतने कम थे कि उसे विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। इसे इतिहास में ये कहा जाता है कि ये इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल है। यानी कि जो 90% उद्योगों को निजी हाथों बेच दिया गया, वो भी औने पौने दामों पर, कम कीमत पर। इसके अलावा नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों को बेच दिए। पुराना औद्योगिक ढांचा तो टूट गया, परंतु उसके लिए कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान नहीं की गई। इसलिए भी ये वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई। दूसरा परिणाम यह हुआ कि जो रूसी मुद्रा थी, रूसी मुद्रा रूबल, जो रूस की मुद्रा है उसे रूबल कहा जाता है। रूबल के मूल्य में गिरावट, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट उत्पन्न हो गई।
कि कहने का मतलब ये कि जो उस समय जो वहाँ की मुद्रा थी रूबल, वो रूबल का मूल्य जो है काफी कम हो गया है, और जो लोगों की जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो रही थी। अब तीसरा परिणाम, तीसरा पॉइंट है तीसरा जो पॉइंट है खाद्य सुरक्षा की समाप्ति से आम नागरिकों की हालत खराब हो गई। पहले क्या था कि जो लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जाती थी, अब उसको समाप्त कर दी गई, जिससे आम नागरिक जो है काफी परेशान हो गए। इसमें सामूहिक खेती की जो प्रणाली थी उसको समाप्त कर दी गई, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा भी समाप्त हो गई। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिनके पास भूमि या खेत थे वो खेती करते थे, और जिनके पास नहीं थी उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। चौथा पॉइंट है कि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। पहले क्या था कि समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य किए जाते थे। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जिसने काम का अधिकार लोगों को प्रदान किया था। वो चीजें सब समाप्त कर दी गई, जिससे गरीबों को दिक्कत महसूस होने लगी, और जो मध्यम वर्ग था वो हाशिए पर आ गया, निशाने पर आ गया। पांचवा पॉइंट है कि एक माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग का उदय, माफिया वर्ग का मतलब जरायम पैसा। माफिया वर्ग का उदय हुआ। ये जो माफिया वर्ग था इसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथ में ले लिया, जिससे गरीब वर्ग को काफी दिक्कतें आई, काफी परेशानियां हुई। जो छठवां कारण है कि जो इसमें निजीकरण अपनाया गया था,
निजीकरण के कारण आर्थिक विषमता की खाई पैदा हो गई। यानी जो निजीकरण, जो साम्यवादी व्यवस्था से जो निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा था, उसके कारण आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। यानी कहने का तात्पर्य कि जो धनी था, जिनके पास संसाधन अधिक थे, जिनके पास भूमि अधिक थी, जिनके पास पैसा अधिक था, वो अमीर होता गया, और जिनके पास कुछ नहीं था, जो गरीब थे, वो और गरीब होते गए। यानी दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई, खाई और चौड़ी होती गई। अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को आर्थिक बदलाव जैसी प्राथमिकता नहीं मिल सकी। हुआ ये कि ये जो देश थे, इनमें हड़बड़ी में संविधान बनाए गए, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया तथा उसे हर संभव शक्ति प्रदान की गई। संसद कमजोर संस्था बन गई। यानी कि जब राष्ट्रपति को जब अधिक अधिकार दे दिया जाएगा तो क्या होगा, संसद कमजोर हो जाएगा। और मध्य एशिया के कुछ गणराज्यों में राष्ट्रपति सत्तावादी हो गए। सत्तावादी हो गए का मतलब कि जो सत्ता में बना रहा वो बना ही रहा, क्योंकि वहां जनता का कोई औचित्य नहीं है, जनता द्वारा चुनाव नहीं हुआ। जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वो बना रहा। वर्तमान में आप देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन 1999 ईस्वी से अभी तक वर्तमान में वो राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। तो ये क्या हुआ, ये सत्तावादी हुआ। इसलिए इसमें कहा गया कि मध्य एशिया के कुछ गणराज्यों में राष्ट्रपति सत्तावादी हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि रूस व अन्य गणराज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को संभलने में कितना समय लगा। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 1 दशक से अधिक का समय लगा, क्योंकि सन 2000 के बाद ये अर्थव्यवस्थाएं संभलने लगी। यानी कि लगभग 2000 के बाद ये अर्थव्यवस्थाएं संभलने लगी, जिसमें इन देशों के जो प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे पेट्रोलियम, गैस और धातु के निर्यात का सबसे अधिक योगदान रहा। ये तो हो गया शॉर्ट पीरियड में। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि जो पूर्व सोवियत गणराज्य के नागरिकों ने पूंजीवादी और व्यवस्था को अपनाया था, या जो सपना संजोए थे कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लेंगे तो हम बहुत विकास कर ले जाएंगे, वो उसमें वो सफल नहीं हुए, वो उनकी सपना पूरे नहीं हुए। बस आज तक यहीं तक, धन्यवाद।